नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनों की शुभचिंतक कहानी का 18वां भाग। ज़्यादा दिनों तक घर में रहने के आनंद से वंचित होना पड़ा। साल भर के बाद ही पत्नी निहारिका को नैनीताल के एक कॉलेज में नौकरी का अवसर मिल गया है। ऐसे में मजबूरन निहारिका को नैनीताल में आना पड़ा। पीछे पीछे पूरा परिवार अर्थात बेटी नम्रता और पति ब्रज किशोर जी भी नैनीताल में आ गए और परीक्षा के जरिए नैनीताल में ही एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी करने लगे। फिर कोशिश करते हुए उन्हें सरकारी कॉलेज में अवसर मिल गया। इस तरह से यह लोग नैनीताल में ही बस गए। कुछ दिनों के बाद बेटे वरुण का जन्म हो गया तो पूरी तरह से परिवार के बंधन में बंध गए। धीरे धीरे लखनऊ में बसे संयुक्त परिवार वालों से कटते चले गए। पहले पहले साल में एक बार जरूर लखनऊ में अपने परिवार से मिलने आ जाते थे, परंतु बाद में 2, 4, 5 वर्ष में भी आना संभव नहीं हो पाता। ब्रज किशोर जी सोचने लगे, अब नम्रता की जो उम्र हुई है, निहारिका की ऐसे उम्र तक नम्रता 7-8 वर्ष की हो चुकी थी। यद्यपि उसे बच्चा होने में थोड़ा समय लग गया था। अगर किसी भी तरह की रुकावट ना होती तो नम्रता लगभग 10-12 वर्ष की हो जाती, परंतु अब जो समय आ गया है, मेरा क्या भरोसा। 70 साल तो पार कर गया हूँ। पता नहीं नम्रता की शादी करवाकर फिर वरुण के लिए एक बहू लाने का अवसर पाऊंगा या नहीं। क्या पता, शरीर भी तो आजकल ठीक नहीं रहता। तरह तरह की बीमारियां लोगों को घेरती जा रही है। निहारिका भी अक्सर बीमार रहती है। उसको डायबिटीज की शिकायत है, साथ में हाई प्रेशर भी। मुझे भी डायबिटीज़ तथा ब्लड प्रेशर ने घेर लिया है। ऐसे में कब ऊपर से बुलावा आ जाए क्या पता। अब तो रिश्तेदार लोग भी धीरे धीरे हमसे दूरी बना लिए हैं निहारिका के व्यवहार के कारण। नम्रता के जो मामा मामी वगैरह हैं, वह भी उसकी शादी को लेकर किसी भी तरह का उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, जैसा कि आमतौर पर रिश्तेदारों पर भरोसा करते हैं। परंतु कोई भी रिश्तेदार लोग अब जरा भी उत्साह नहीं दिखाते, उल्टा यही कहते हैं, आजकल तो ज़माना इतना ख़राब आ चुका है कि किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में तो खुद ही रिश्ता ढूंढ लो, कौन जाने कल क्या होगा। सबसे बड़ी मुश्किल तो है शादी टिके रहना। जोड़ी अच्छी होगी या नहीं, फिर दोनों में मन मिलेगा या नहीं, क्या गारंटी है। किसी भी बात पर लड़ेंगे और रिश्ता टूट जाएगा तो दोष उन्हीं के ऊपर आएगा जिसने रिश्ता ढूंढ कर दिया है। क्योंकि लोगों में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है, अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। ऊपर से स्मार्टफोन और इंटरनेट का ज़माना है। ऐसे में परिवार का हो या शादी का, कब तक कोई रिश्ता टिका रहेगा, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। ऐसे विचारों में आकर कोई भी रिश्ता ढूंढ कर देने में कतराते हैं। उनका कहना भी सही है, किसी को दोष भला क्यों दे, समय ही कुछ ऐसा आ गया है। हम माता पिता भी तो अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते। असल में हम लोग खुद ही संस्कार विहीन हो गए हैं, जो अपने बच्चों को भला क्या संस्कार देंगे। ऐसे में चैरिटी बिगिंस एट होम के स्वार्थकता खत्म सी हो गई है। केवल सार्थकता ही क्यों कहें, आधारहीन भी हो गई है। और स्कूल के टीचर्स का क्या कहें, हम लोग भला बच्चों को उचित संस्कार तथा जीवन मूल्यों की शिक्षा कहाँ दे पाते हैं। हम खुद भी तो एक टीचर हैं। ब्रज किशोर जी सोचने लगे, आजकल यह जो इंटरनेट का ज़माना आ गया है, लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में लोग एक साथ एक ही जगह पर बैठकर सारी दुनिया के संपर्क में आ जाते हैं।
और यहीं से करप्शन का जन्म हो रहा है। यह इंटरनेट का आविष्कार लोगों की अच्छाई के लिए किया गया है, परंतु यह परोक्ष रूप से बर्बादी के कारण बन रहे हैं। चारों ओर केवल क्राइम ही नहीं, आज जो घर संसार परिवार टूट रहे हैं, इसके पीछे इंटरनेट तथा सोशल मीडिया को भी बहुत बड़ा अवदान के रूप में माना जा सकता है। अगर गहराई से विचार करके देखें तो आज के समय में तलाक जैसी सब घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं यह मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट भी परोक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। यह इंटरनेट, सोशल मीडिया आज देखा जाए तो हमारे लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं। ब्रज किशोर जी सोचते सोचते थक जाते हैं। चुपचाप अपने सोफे पर बैठकर चिंतन में डूबे रहते हैं। उनके मन में सबसे ज़्यादा पीड़ा यही है कि बेटी 34 वर्ष की उम्र को छूने लगी है, अभी तक उसके हाथ पीले नहीं कर सके। निहारिका हमेशा ही अपने लैपटॉप पर बैठी रहती है, सुबह तैयार होकर अपनी ड्यूटी में निकल जाती है। पिता ब्रज किशोर जी अपने मॉर्निंग वॉक में निकल जाते हैं, वहाँ से सुबह 9 बजे के बाद ही घर में वापस लौटते हैं, यह सोचकर कि अपनी बिटिया के सामने मैं किस तरह अपना चेहरा दिखाऊं। एक पिता होकर अपनी बेटी को घर में बिठाकर रखना कितना दुखदायक होता है, शायद मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझेगा। ब्रज किशोर जी बहुत देर तक अकेले पार्क में पेड़ की छांव तले बैठे रहते हैं। जब उन्हें अंदाज़ा होता है कि बेटी नम्रता अपनी ड्यूटी में चली गई है, तभी वह घर में लौटते हैं। बेटा वरुण घर में नहीं रहता, वह बेंगलोर में ही रहता है। अतः घर में केवल अपने ही 3 जने हैं। 2 और काम करने वाले हैं जो सदा ही केयर टेकर के रूप में रहते हैं। निहारिका अपने रूटीन कामकाज के ख़त्म होते ही लैपटॉप लेकर बैठ जाती है। घंटों तक मैट्रिमोनियल साइट और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लोगों से बातें करती रहती है। वह नम्रता की तरफ से बातें करती है और तरह तरह की कोशिश में लगी रहती है ताकि एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। ब्रज किशोर जी घर में पहुंचते ही उन्हें एक प्याला चाय मिल जाती है, जो घर पर काम करने वाली मैड बनाकर दे जाती है, जिसे बहुत सुकून भरे लम्हों में पीने की कोशिश करते हैं, परंतु निहारिका उन्हें सुकून में रहने देगी ऐसा तो नहीं होता। वह सदा ही कुछ ना कुछ कहती रहती है, विशेषकर नम्रता की शादी को लेकर रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाती रहती है और लड़के वालों के ऊपर तरह तरह के आरोप या कहे लांछन लगाती रहती है। पता नहीं यह लड़के वाले भी कैसे हैं। कल शाम को मैंने उन लोगों को फ़ोन किया था जिनसे मैंने पिछले हफ्ते में बात की थी। उन लोगों ने कोई जवाब भी नहीं दिया। पता नहीं उन्हें अपने बेटे की शादी करवानी है या नहीं। किसी लड़के से भी बात करें तो कहते हैं आप मेरे पेरेंट्स से बात कीजिए। पता नहीं यह लड़के लोग भी कैसे हैं। मैं किसी लड़के से कुछ कहने से पहले ही कहने लगते हैं कि आप मेरे पेरेंट्स से बात कीजिए। यह लोग भी सारी बात पेरेंट्स के ऊपर ही डाल कर रखते हैं, मानो उनकी कोई ख़ास पसंद है ही नहीं। माता पिता जो कहेंगे वही करेंगे, जैसा कि वह शादी अपने लिए नहीं अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं। क्या ज़माना आ गया है। इधर देखो तो कहीं पर तो लड़के ने खुद के फ़ोन नंबर दे कर रखे हैं। अगर पेरेंट्स के साथ ही बात करनी है तो खुद के नंबर क्यों देकर रखे हैं, मानो यह सब मेले में घूम रहे हैं। खुद की जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ उनमें नहीं है। अरे समय बदल रहा है, कम से कम लड़कों को तो कुछ स्टैंड लेना चाहिए ना। ब्रज किशोर जी काफ़ी देर तक चुपचाप बैठकर पत्नी निहारिका की बातें सुनते जा रहे हैं। तभी एकाएक कहने लगी, देखो तुम जो कह रहे हो मुझे सुनाने से क्या फ़ायदा, मुझे थोड़ा शांति से बैठ लेने दो। इतना कहते ही निहारिका का पारा मानो 7वें आसमान में चढ़ गया। मुझे थोड़ा झुंझलाहट के साथ कहती है, हाँ हाँ आराम कर लो, तुम्हें तो कोई चिंता है नहीं। जो भी चिंता है वह केवल मेरी ही है। बेटी तो केवल मेरी ही है ना, तुम्हारी तो कुछ लगती ही नहीं है ना। बहुत देर तक निहारिका
अपने ही मन में बक बक करती रही और फिर एकाएक अपने कमरे में जाकर बैठ गई और कहने लगी, बेटी बड़ी हो गई है, सिर पर बैठी है और उनको देखो कितना निश्चिंत होकर बैठे हैं, मानो उनका तो कुछ लगता ही नहीं है। दिन गुजरता जा रहा है, बेटी घर बैठे बूढ़ी होती जा रही है और यह बैठे बैठे निश्चिंत होकर अपनी मूंछ में ताव लगाते रहते हैं। धन्यवाद। यहाँ मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूँगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और नई नई कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद।